गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को हमारे विद्यालय परिवार जयलक्ष्मी आदर्श विद्या मंदिर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर शिक्षा के इस ऑनलाइन महोत्सव में सहभागी होकर आज़ादी के जश्न को और भी खुशनुमा बनाते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर ठीक होंगे, घर पर ही रहे। जब भी आप ठीक रहेंगे लगातार हमारे द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास लेते रहिए और शिक्षा के इस महोत्सव में सहभागी बनते रहिए और सफलता के मार्ग को प्राप्त करते रहिए। कल की जो क्लास थी वो मैंने ख़त्म कर दी प्लेटो की न्याय के उदाहरण पर, और आप लोगों को बताया था कि आपके चैप्टर का नाम क्या है? न्याय। जो न्याय का जो प्रतिपादक था, जो न्याय शब्द है, ये प्रत्यय है, इसका प्रतिपादक कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। अर्थात न्याय को जो उत्पन्न करने वाला, उद्भव करने वाला, न्याय की परिभाषा प्रस्तुत करने वाला, न्याय क्या है, किस प्रकार इस समाज में प्रायोजित होता है, इस सब के बारे में जो सर्वप्रथम कथन कहे थे, जिसने विचार रखे थे, उस व्यक्ति का नाम था प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। प्लेटो की न्याय क्या उदाहरण? फिर मैंने आपको बताया, प्लेटो ने बताया कि व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट अनुसार कार्य करना और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अगर कल किसी ने डेफिनेशन नहीं लिखी हो तो आज लिख सकता है। डेफिनेशन ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अर्थात प्लेटो के अनुसार न्याय की परिभाषा। प्लेटो ने बताया कि व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट अनुसार, जैसा प्रकृति ने उसे बनाया है, प्रकृति ने जो उसे काम दिया है, जिस योग्य बनाया है, उसी को वही कार्य करना चाहिए, किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब प्लेटो ने ये परिभाषा अपने किस विचारों में दी, उस पे बात करेंगे अपन। किस पे करेंगे? उस पे बात करेंगे। कल तक ये बात कर ली थी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि न्याय क्या है। सीधी सी परिभाषा तो समझ में आ गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछे न्याय की परिभाषा दीजिए, प्लेटो ने न्याय की क्या परिभाषा दी, तो आप लिख दोगे व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट अनुसार कार्य करना और किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करना। हस्तक्षेप का मतलब उसमें कुछ रोक टोक नहीं लगाना, रुकावट नहीं करना। क्या होता है? हस्तक्षेप, इंटरफेयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप देख, लेकिन जब इसे स्पष्ट मांग लेगा परिभाषा को, वो कैसे देगा मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो प्लेटो है वो न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण मानता है। क्या मानता है? आत्मीय गुण। क्या मानता है? आत्मीय गुण, मौलिक सद्गुण। प्लेटो न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण, मौलिक सद्गुण मानता है, और उसने बताया कि मनुष्य की जो आत्मा होती है, मनुष्य की जो आत्मा होती है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 3 तत्व, 3 प्रकार पाए जाते हैं उसकी आत्मा में। पहला है शौर्य, बुद्धि
शौर्य, तृष्णा, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है किसी चीज के अत्यधिक लालसा होना। क्या होना? किसी चीज का अत्यधिक लालसा होना। आप धन कमाना चाहते हो, खाना खाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको अगर संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप किसके शिकार हो? तृष्णा के। किसके शिकार हो? तृष्णा के। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए कुछ भी प्रयत्न करना, चोरी करना, डकैती करना, फिर भी उसका क्या नहीं भर रहा? मन नहीं भर रहा। वो क्या होता है? तृष्णा। रहने के लिए तो आप व्यक्ति को क्या चाहिए? एक कमरा चाहिए, खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, लेकिन वो हजारों रोटी बनवा रहा है, बेकार जा रही है। वो सब क्या? उसकी तृष्णा। लालसा अत्यधिक। क्या होना? लालसा। अधिक से अधिक की प्राप्ति क्या होती है? तृष्णा। बुद्धि, आप में से सोचने समझने की कला होती है बेहतर तरीके से, जिससे हमेशा क्या हो? आपको लाभ हो, होने की आशंका हो। ये क्या होती है? बुद्धि। अरे जो आदमी हर कार्य को सही तरीके से करता है, सही तरीके से संपन्न करता है, वो क्या कहलाता है? बुद्धिमान। क्लास में अच्छे नंबर लेकर आता है, क्या कहलाता है? बुद्धिमान। लेकिन एक बच्चा उसकी वही नाक, वही कान, वही आँख, लेकिन वो क्या है? कमज़ोर है। परीक्षा में नंबर कम लेके आता है, वो क्या हो जाता है? कमज़ोर। क्या हो जाता है? कमज़ोर। मंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मंद। डल बॉय। क्या बोलते हैं उसको? डल बॉय। और जो अच्छे नंबर प्राप्त कर रहा है वो क्या हो जाता है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमानता का प्रमाण क्या है? हर कार्य सर्वश्रेष्ठ करना। क्या करना? सर्वश्रेष्ठ करना, अच्छे तरीके से करना। जैसे मान लो आपने कभी कहानी पढ़ी है वो वाली, प्यासा कौवा वाली, कि उसको घड़ा खाली था, उसने कंकड़ डाल लिए और पानी पी लिया, तो बुद्धिमान दिखाई नहीं दिखाई? और वो दिमाग ही नहीं लगा तो वो बुद्धिमान हो गया ना कौवा भी। इस तरह हर कार्य को अपने समायोजन में कर लेना, संपन्न कर देना, कैसे भी कर आगे, वो क्या होता है? आदमी बुद्धिमान। शौर्य का मतलब क्या होता है? साहस। क्या होता है? साहस। आपको कहीं जाना है, जंगल आ गया बीच में, आप डर गए बीच के जंगल में, लेकिन किसी में साहस है, शौर्य है तो चल जाएगा। किसी में अपने से सुरक्षा करने का साहस है अपने लोगों की, वो भी क्या है? शौर्य। तो कुल मिला के जो सीधे इतना इसलिए समझाया, आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, याद रहेगी हमेशा। बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। एक क्वेश्चन ये भी बन गया, 2 क्वेश्चन बन गए ना। देखो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं छोटे के छोटे, साथ के साथ। तो आत्मगुण और मौलिक सद्गुण किस विचारक ने बताया? प्लेटो ने, न्याय को। और प्लेटो ने आत्मा में कितने तत्व बताए? 3, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। फिर उसने क्या बताया बाद में कि ये 3 तत्व है, ये 3 तत्व है, इससे 3 वर्ग बन गए समाज में। कितने बन गए? 3 वर्ग। इन 3 तत्वों से, इन 3 तत्वों से समाज में 3 वर्गों की, समाज में 3 वर्गों की उत्पत्ति हुई। कितने वर्गों की? 3 वर्गों की। पहला वर्ग का नाम बताया उसने शासक वर्ग। क्या नाम बताया? शासक वर्ग। पहले वर्ग का नाम बताया शासक वर्ग। दूसरे वर्ग का नाम बताया सैनिक वर्ग। या रक्षक वर्ग। तीसरे वर्ग का नाम बताया उसने उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण, अर्थात मनुष्य के आत्मा से हमेशा क्या निकलेगा? न्याय निकलेगा। क्या निकलेगा? न्याय। प्रथम जो उसकी पृष्ठभूमि होगी, दृष्टि होगी, वो किस पर टिकी होगी उसकी? मैं न्याय करूंगा। क्या करूंगा? न्याय। शुरू में जब फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उसका पहला प्रयास होगा। बाद में कुछ भी हो सकता है, विचलित हो सकता है, वो अपने मार्ग से अन्याय की ओर जा सकता है, लेकिन जो उसकी आत्मा क्या करेगी? हमेशा ये मैंने गलत किया है। क्या किया है? गलत किया। स्टूडेंट्स, अगर आप ईमानदारी से 60 नंबर भी लाते हो एग्जाम में, टेस्ट वगैरह लगते हैं आपके, तो आप हमेशा खुश रहते हो, चलो मैंने ईमान। लेकिन आप बेईमानी से अगर टीप कर, नकल करके 99 नंबर भी लेकर आते हो ना एग्जाम में, दूसरे लोग तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन हमेशा आपके मन में एक बात कचोटती रहेगी कि ये नंबर मेरी ईमानदारी के
नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने अन्याय करके क्या किए, नंबर प्राप्त किए। अपने आप को आप कभी खुश नहीं रख पाओगे। इस प्रकार फिर उसने आत्मा के 3 तत्व बता दिए, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। फिर प्लेटो क्या कहता है कि इन्हीं 3 तत्वों से समाज में 3 वर्ग बनाए उसने। कितने वर्ग बताए? 3 वर्ग है। 3 वर्ग की उत्पत्ति हुई। पहला वर्ग था शासक वर्ग। कौन सा वर्ग? शासक वर्ग। उसने बताया कि शासक वर्ग में बुद्धि का तत्व पाया जाता है। किसका तत्व पाया जाता है? बुद्धि। अरे अपने ऊपर शासन कौन करेगा? बुद्धिमान आदमी तो कर सकता है। किसी चीज को आप स्वीकार करोगे, मनुष्य का एक सीधा सा वो होता है कि राजी से आप कुछ भी करवा सकते हो मनुष्य से, लेकिन बेराजी से वो आपकी दासता तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन कभी अंदर से वह आपकी दासता को स्वीकार नहीं करेगा। सदैव उसके मन में क्या रहेगी? आपके प्रति क्रांति रहेगी। क्या रहेगी? क्रांति। जब वो उसको मौका मिलेगा वो आपसे आज़ाद होने की कोशिश करेगा। इसलिए शासक वर्ग कौन होता है? बुद्धिमान आदमी, जिसमें राज्य को चलाने की क्षमता होती है, लोगों को संभालने की क्षमता होती है, लोगों का दुख दर्द समझता है, और वह यह भी जानता है कि मैं लोगों को खुश कैसे कर सकता हूँ, उनके कष्टों का निवारण कैसे कर सकता हूँ। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा सकता है? शासन किया जा सकता है। क्या किया जाता है? शासन किया। इसलिए प्लेटो ने बताया, क्या बताया प्लेटो ने, कि शासक वर्ग में किस तत्व का समावेश पाया जाता है? बुद्धि तत्व का। किसका? बुद्धि तत्व का। इसके बाद में उसने बताया सैनिक वर्ग, रक्षक वर्ग। अरे किसी दूसरे रोगों से रक्षा आपकी कौन कर सकता है? स्टूडेंट्स, जिसके अंदर साहस हो। आपकी सुरक्षा कौन कर सकता है? जिसके अंदर शौर्य हो, जो लड़ने की क्षमता रख सकता हो, विरोध कर सकता हो। इसलिए हमारी रक्षा कौन करते हैं? सैनिक तो करते हैं। अरे प्रेजेंट टाइम में भी हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन उसमें भी क्या पाई जाती है? आर्मी। क्योंकि कोई पड़ोसी देश या दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला कर दे तो उससे सुरक्षा करने के लिए कौन सा वर्ग पाया जाता है? सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग को मौत का डर नहीं रहता कभी भी, क्योंकि उनकी कभी भी मौत हो सकती है। इसलिए जिसके अंदर शौर्य होगा, साहस होगा, जो मौत से भी नहीं डरता हो, वो लोग किस में शामिल होते हैं? सैनिक वर्ग और रक्षक वर्ग में। फिर उसने क्या बताया कि सैनिक वर्ग में किस तत्व का समावेश पाया जाता है? शौर्य का। देखो स्टूडेंट, छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं अपने साथ के साथ। एक टॉपिक में कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, और छोटी छोटी सी बात है। बुद्धि, शौर्य, तृष्णा से 3 वर्ग बने, फिर इनसे ही इसमें ये तत्व पा गई। ऐसे कैसे? इंक्लूडिंग चल रहा है सब। ऊपर का याद है तो नीचे का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके बाद में उत्पादक वर्ग। कौन सा वर्ग है? उत्पादक वर्ग। उत्पादन करने वाले, साहूकार, व्यापारी, ये किस में आते हैं? उत्पादक वर्ग में। अब इनमें कौन सा वो पाया जाता है? तत्व तृष्णा। कौन सा? तृष्णा, पाने के अत्यधिक लालसा। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं आधुनिक काल के हिसाब से। जैसे किसी की सेव की दुकान है। किसकी दुकान है? सेव, मतलब एप्पल। वो रोजाना के 100 सेव बेचता है। कितने बेचता है? 100। प्रथम दिन दुकान खोली थी उसने। क्या खोली थी? प्रथम दिन 100 सेव उसने बेच दिए। तो सीधी सी बात है, अगर 100 सेव उसके पहले दिन बिक गए तो अगले दिन वो 10 सेव ज्यादा लाएगा नहीं लाएगा? तो उसके मन में तृष्णा हुई नहीं हुई? और जब उसके 110 सेव बिक जाएंगे तो अगले दिन क्या करेगा वो? कोशिश भले ऐसे 1 सेव ही जाकर लेके आए, लेकिन लेकर आएगा। अर्थात उत्पादन करने वाले वर्गों में हमेशा क्या पाई जाती है? तृष्णा। परीक्षा में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शासक वर्ग में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है, उत्तर देना है बुद्धि तत्व का। किस तत्व का? सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग में किस तत्व का समावेश पाया जाता है? शौर्य का। किसका? शौर्य का। और उत्पादक वर्ग या साहूकार वर्ग में किस तत्व का समावेश पाया जाता है? तृष्णा तत्व का। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। स्टूडेंट 15-20 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, उतार लीजिए और साथ के साथ उतारने की कोशिश करते रहिए। हाँ तो स्टूडेंट,
आशा करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा। इरेज कर रहा हूँ मैं इसे। अब यहाँ तक तो हो गया। जो प्लेटो के न्याय के उदाहरण में मेन बातें थी, मुख्य बातें थी। जो मुख्य बातें थी वो आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है कि न्याय का प्रथम प्रतिपादक प्लेटो था। उसने समाज के 3 कोट या 3 वर्ग बताए, शासक वर्ग, रक्षक वर्ग, उत्पादक वर्ग, जिनमें शासक वर्ग में बुद्धि तत्व का समावेश पाया जाता है, रक्षक वर्ग में, सैनिक वर्ग में शौर्य तत्व का समावेश पाया जाता है, उत्पादक वर्ग या साहूकार वर्ग में तृष्णा तत्व का समावेश पाया जाता है। फिर वो आगे बात करता है कि मनुष्य में जो तीनों तत्व होते हैं, शौर्य, बुद्धि और तृष्णा, तीनों पाए जाते हैं। मनुष्य में तीनों तत्व पाए जाते हैं, तीनों तत्व पाए जाते हैं। लेकिन कैसे पाए जाते हैं? न्यूदानिक मात्रा में, कम मात्रा में। और जिस तत्व की प्रधानता होती है, जिस तत्व क्या होती है, प्रधानता होती है, उसी तत्व को मनुष्य क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। जैसे जब आप 10th क्लास में आते हो, किस में आते हो? 10th क्लास में। तो 10th क्लास में आपके सामने सब्जेक्ट होते हैं 6, हिंदी, इंग्लिश या अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा साइंस, मैथ, सामाजिक ज्ञान और संस्कृत होते नहीं होते? अब आपके अंदर ज्ञान तो पूरी सब्जेक्टों का होता है 10वीं में, जब भी तो पास होते हैं आप 10वीं में। लेकिन जिस विषय की आप में प्रधानता होती है, क्या होती है? प्रधानता। उस विषय को आप क्या कर लेते हो? आगे जाके चुनाव कर लेते हो। जिसको विज्ञान में रुचि है वो साइंस बायोलॉजी ले लेता है, जिसको मैथ और साइंस में रुचि होती है वो क्या ले लेता है? साइंस मैथ ले लेता है। जिसको सामाजिक ज्ञान में रुचि होती है वो किसका विषय, कौन से विषय को चुनाव करता है? कला के विषय को चुनाव करते हैं। तो आप लोगों को 10वीं में क्या थी? सामाजिक ज्ञान में आपकी प्रधानता नहीं होगी, तो आपने किसका चुनाव कर लिया? आर्ट्स का, कला का चुनाव कर लिया। तो यही उसने बताया। मैंने आपके निजी जीवन के उदाहरण से आपको समझा दिया। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि मनुष्य में तीनों तत्व पाए जाते हैं कम मात्रा में। लेकिन जिस तत्व की उसको प्रधानता होती है, पसंद होती है, वो उसी का क्या कर लेता है? चुनाव कर लेता है। अगर उसमें बुद्धि का प्रधानता है तो वो किस शासक बनने की कोशिश करता है? क्या करता है? शासक। अगर उसमें किसकी प्रधानता है? शौर्य की, तो वो सैनिक बनने की कोशिश करता है। यदि उसमें किसकी प्रधानता है? तृष्णा की, तो वो उत्पादक वर्ग में शामिल होता है। किस में होता है? उत्पादक वर्ग में। एक लाइन लिखिए आप लोग कि मनुष्य में बुद्धि, शौर्य और तृष्णा का न्यूधानिक मात्रा में
समावेश होता है। समावेश होता है, लेकिन इनमें से जिस तत्व की प्रधानता होती है, लेकिन इनमें से जिस तत्व की प्रधानता होती है मनुष्य के सद्गुण, उसी की ओर अग्रसर होते हैं। मनुष्य के सद्गुण उसी की ओर अग्रसर होते हैं। ये मैं आपको समझा चुका ही पहले, बाद में बात लिखाई है कि तत्व तीनों पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जिस तत्व की प्रधानता होती है वो उसी को क्या करता है, उसी की ओर प्रवृत्त करता है, उसी की ओर चलने लगता है। अर्थात वो अपनी मंजिल किसको बना लेता है, उसी तत्व की प्रधानता को प्राप्त करने की मंजिल बना लेता है। इसके बाद में एक लाइन और लिखी, लाइन छोड़ के, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी न्याय न होकर, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी न्याय न होकर नैतिक न्याय से संबंधित था। नैतिक न्याय से संबंधित था। लिख लिया? अब सुनिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नोटबुक हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए, जिससे साथ के साथ आप लिखते रहो। साथ के साथ आपका नोट का कार्य भी हो जाएगा। अगर आपका वीडियो डिलीट हो जाता है तो आप नोट को पढ़कर क्या कर सकते हो, दोबारा कवर कर सकते हो। देखिए, प्लेटो ने बताया कि समाज के 3 वर्ग पाए जाते हैं। कितने वर्ग पाए जाते हैं? 3 वर्ग। शासक वर्ग, रक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जब ये तीनों वर्ग अपनी अपनी परिधि में रहकर कार्य करेंगे, सबका कार्य अलग अलग होगा, तो राज्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। क्या रहेगा? सही तरीके से। लेकिन यदि तीनों वर्ग अपनी परिधि से बाहर काम करते हैं, आपस में एक दूसरे से हस्तक्षेप करते हैं, तो राज्य के लिए क्या होगा, वो अकल्याणकारी, क्या होगा, अनिष्टकारी, विनाशकारी। लिखिए, प्लेटो ने बताया कि समाज के तीनों वर्ग अगर यदि समाज के तीनों वर्ग अगर यदि एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने लग गए तो यह राज्य के लिए
राज्य के लिए विनाशकारी साबित होएगा, विनाशकारी साबित होगा, ये राज्य के लिए विनाशकारी साबित होगा। अगर तीनों वर्ग एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? राज्य के लिए अनिष्टकारी विनाशकारी, राज्य पतन की ओर चल जाएगा, अर्थात राज्य के लिए बुरा होगा, वो क्या हो जाएगा? अन्याय। क्या हो जाएगा? अन्याय। लेकिन यही तीनों वर्ग अपनी अपनी परिधि में रहकर कार्य करें, संतुलन में रहकर कार्य करें, तो क्या रहेगा? राज्य के लिए अच्छा होगा और राज्य विकास की ओर जाएगा। उसे उसने क्या बताया? न्याय। अर्थात जो उनको निर्देश मिला हुआ उसी के अनुसार कार्य कर रहे, तो अपने निर्दिष्ट अनुसार कार्य करना और किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करना क्या कहलाता है? न्याय। तो न्याय की परिभाषा साबित हुई या नहीं हुई स्टूडेंट्स? हुई ना। जब आप इनको कवर करोगे, नोट करोगे, इनको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको न्याय की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। और इस न्याय की परिभाषा के माध्यम से या अपने सिद्धांत के माध्यम से उसने क्या बताया? प्लेटो ने एक सबको विशेष कार्य दे दिया। क्या दे दिया? विशेष कार्य, जिसमें जो जिस तत्व की प्रधानता है, जिसको जिसमें रुचि है, उसको उसी कार्य में लगा दिया। भाई तो यही कार्य कर, तेरे लिए यही अच्छा है, दूसरे कार्य में से मत कर, तो राज्य के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में एक लास्ट लाइन और लिख लीजिए आप, लिखिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित था, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के लिए विशेष योगदान हेतु प्रेरित करता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित था? कार्य विशेषीकरण, अर्थात लोगों को एक विशेष कार्यों में बांट देता था, जिसमें जो विशेषता पाई जाती थी उसी के अनुसार उसको क्या मिल जाता था? कार्य की प्राप्ति हो जाती थी। तो स्टूडेंट्स, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आज की क्लास में समाप्ति होती है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में जो जो बातें थी आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो आपको समस्त जानकारियाँ मैं दे चुका हूँ और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो होगा अरस्तु, उतार लीजिए इसे, अरस्तु के न्याय की अवधारणा। अरस्तु के न्याय की अवधारणा। अरस्तु के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको, अभी पहले भी बता चुका। ये अरस्तु है जो प्लेटो का शिष्य था। किसका शिष्य था? प्लेटो। अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का। इसके द्वारा न्याय की अवधारणा दी गई। इसने भी न्याय को, अवधारणा को राजनीति विज्ञान में प्रस्तुत किया
और इसका न्याय की अवधारणा भी काफ़ी प्रसिद्ध रही। इसी वजह से हम राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में इसको पढ़ रहे हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी है कि अरस्तु का न्याय क्या है, इसने न्याय के कितने प्रकार बताए, एक लाइन और अभी मैं इसमें नोट करा देता हूँ कि प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार था उसका राजनीतिक या सामाजिक न्याय। दूसरा व्यक्तिगत न्याय। स्टूडेंट्स ये भी उतार लीजिए, आप पूछ सकता है एग्जाम में। प्लेटो ने न्याय के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। अब अरस्तु ने न्याय के बारे में जो भी प्रस्तुत किया है, जो भी न्याय की विशेषताएं बताई है, उसके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय। घर पे रहो और लगातार अध्ययन कार्य करते रहो।